बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कुछ इत्तलात अब तक मौसूल हुई हैं कि बुशरा बीबी ने इमरान खान साहब को जो ब्रीफिंग दी है उस पर कुछ सहाफ़ियों के दावे भी सामने आ रहे हैं। कुछ चीज़ों का मुझे आइडिया भी है क्योंकि मेरी पहले कुछ लोगों से बात हुई थी और बुशरा बीबी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी थे। उन्होंने इमरान खान साहब के सामने सूरत हाल रखी है और वो तमाम सूरत हाल रखी है जिसके बारे में इमरान खान साहब नहीं जानते थे, उन्हें पहले उसके बारे में नहीं बताया गया था। और अब तक जो इत्तलात मिल रही हैं उनके मुताबिक कुछ चीज़ें डिस्कस भी हुई हैं, कुछ गिले शिकवे भी हुए हैं। यानी बुशरा बीबी ने जो क्लेम किया जा रहा है वो ये भी बताया कि पंजाब से लोग निकलने में नाकाम रहे। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे लोग 24 तारीख और उससे पहले कैसे एक्टिव रहे। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे लोग डी चौक तक पहुँचे और कितनी रुकावटें थी, लोग कैसे डट गए, फिर वहाँ क्या हुआ वो सारा कुछ बताया। फिर जो पार्टी की लीडरशिप का किरदार था वो भी बताया, कौन लोग पहुँचे कौन नहीं पहुँचे, जो चीदा चीदा नाम है जिनके बारे में उनके पास इन्फॉर्मेशन थी। बुशरा बीबी ने वो सारी इन्फॉर्मेशन इमरान खान साहब को दी है। अब मामला ये है कि इमरान खान साहब ये डिमांड कर रहे थे कि बुशरा बीबी को बुलाया जाए, मुझे उनसे मिलवाया जाए। अब ये जो मुलाकात हुई है इसके बाद इमरान खान साहब को फैसले लेने में थोड़ी आसानी रहेगी। अब फैसले तो उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट लेने हैं, बहुत पहले से लेने हैं, लेकिन अभी वो कोई बड़ा फैसला नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह यह है कि जब तक इमरान खान साहब बाहर नहीं आ जाते और वो अपनी पार्टी के ऊपर मुकम्मल तौर पर अपना कंट्रोल नहीं रखते बाहर आकर, तब तक वो कोई बड़ा डिसीजन ले नहीं सकते और तब तक लेना भी नहीं चाहिए। मसलियत का ये तकाजा है कि टाइम को गुजारा जाए। इमरान खान साहब ऐसा लगता है कि अभी टाइम गुजारेंगे, लेकिन कुछ लोगों के लिए अच्छी खबरें हैं और कुछ लोगों के लिए इस मुलाकात में अच्छी खबरें नहीं हैं। बहरहाल कुछ लोग खदशात का इजहार कर रहे थे कि शायद बुशरा बीबी को गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो वहाँ से रवाना हो गई। इमरान खान साहब को जो लोग मिलने के लिए गए ना, उनको एक ख़ास किस्म का पैगाम देकर भेजा जा रहा है। यानी जो लोग भी इमरान खान साहब से मिल रहे हैं, बड़े गैर महसूस अंदाज में उन्हें पहले ब्रीफ किया जाता है, हर एक को अलग तरीके से ब्रीफ किया जाता है और सब ये कोशिश कर रहे हैं, इमरान खान साहब की पार्टी के अंदर भी बहुत सारे लोग हैं जो इस पर काम कर रहे हैं कि किसी तरह भी जो सिविल नाफरमानी की इमरान खान साहब ने कॉल दी है वो कॉल इमरान खान साहब वापस ले लें। अब इमरान खान साहब को मनाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। उन्हें जो बातें बताई गई उनमें एक ये है कि ये कॉल नहीं चल सकती, नाकाम हो जाएगी, अवाम में आपकी मकबूलियत को नुकसान पहुँचेगा और कोई रास्ता और निकल सकता है, तो लिहाजा ये कॉल अभी ना दी जाए, इसको डिले करने से फ़ायदा हो जाएगा। इस किस्म की बातें इमरान खान साहब से की जा रही हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का बयान भी आया और जो स्टेटमेंट है मैं एज इट इज़ आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि अभी सिविल नाफरमानी का फ़ैसला नहीं हुआ, हम अभी मुल्क के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। अगर हुकूमत मुज़ाकरात नहीं करती तो हमारी तहरीक तो वैसे भी जारी है। इमरान खान साहब के हवाले से एक स्टेटमेंट और मार्केट में आया कि अगर किसी ने नहीं सिविल नाफरमानी तहरीक के साथ चलना या किसी को ये पसंद नहीं है तो वो इस्तीफ़ा दे सकता है। पार्टी के हवाले से इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ दिया, यानी उनका बड़ा सख्त मौक़िफ़ है। दो मुतालबात है ना, एक वो ये कहते हैं कि जो अंडर ट्रायल कैदी हैं जिनको ज़बरदस्ती कैद में रखा हुआ है, बेगुनाह लोग पकड़े हुए हैं, इमरान खान साहब को लगता है बेगुनाह है, दूसरी जानिब लगता है कि जी इनसे बड़ा गुनाहगार ही कोई नहीं है। लेकिन ये सब जानते हैं कि ये सियासी नौइयत के कैदी हैं और सियासी मुकदमात में ये गिरफ्तारियाँ हुई हैं और ये पाकिस्तान की एक 70-75 साल की तारीख है। ये गिरफ्तारियाँ हम हमेशा से ही देखते आ रहे हैं। अब ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा टाइट कर दिया गया मामला, ज़्यादा सख्ती है। तो इमरान खान साहब का एक मुतालबा तो है कि बंदे छोड़ो, ख़वातीन को छोड़ो, और दूसरा मुतालबा उनका ये है कि जो 26 नवंबर को हुआ और जो 9 मई को हुआ, इन दोनों की जुडिशल इंक्वायरी करवा दी जाए सीनियर 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस से, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब ये दोनों जो इमरान खान साहब के मुतालबात हैं, बज़ाहिर तो मुतालबात बड़े जायज़ हैं। हुकूमत की जानिब से इशारा आया कि वो भी एक कमेटी बना रहे हैं और वो बात करेंगे इमरान खान साहब से, लेकिन बात तो एक दिन में ही होनी है। 1 घंटे में बैठेंगे, आइडिया हो जाएगा कि बात आगे बढ़ सकती है या नहीं। जब मुज़ाकरात कामयाब होने होते हैं ना तो 1 दिन काफ़ी होता है। 1 दिन में 3 दफ़ा मुलाकात होती है, मामला ख़त्म हो जाता है। तो अगर ये बैठ गए 14-15 तारीख से पहले तो सूरत हाल बदल जाएगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो फैसला किया था एहतजाज करने का या शोहदा की याद मनाने का, उस हवाले से उन्होंने तारीख को तब्दील कर दिया है। यानी पहले जो तारीख थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाज के लिए वो 13 तारीख थी दिसंबर की, और अब 15 तारीख जो है दिसंबर की उसको फाइनलाइज़ किया गया है। यानी 15 दिसंबर को एतवार वाले दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोहदा के हवाले से एक दिन मनाएगी और पेशावर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम मुनक्कद होगा, उसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग इकट्ठे किए जाएंगे। एक तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी है। दूसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है। वो जो बड़ी अनाउंसमेंट है वो ये है कि मीनार पाकिस्तान पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रहे हैं जी हम इकट्ठे होंगे। अब इसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इस मरतबा ये ऐलान किया है और उन्होंने कहा कि 25 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर डी चौक के शोहदा की दुआया तकरीब का हम ऐलान करते हैं। 25 दिसंबर को पाकिस्तान में छुट्टी होती है, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का यौम पैदाइश है। 25 दिसंबर को जो है वो एक क्रिसमस का त्यौहार भी होता है, तो पाकिस्तान में एक छुट्टी होती है और इस दिन एक दुआया तकरीब मीनार पाकिस्तान पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करना चाहती है डी चौक के शोहदा की याद में। अब मामला ये है कि क्या इस दिन कंटेनर इकट्ठे किए जा सकते हैं, खड़े किए जा सकते हैं, तो आप क्रिसमस ख़राब कर देंगे। पूरी जो अक़लियती कम्यूनिटी है उनकी, क्रिश्चियन कम्यूनिटी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर आप शहरों को बंद करेंगे, कंटेनर्स लगाएंगे, क्रैकडाउन करेंगे, लोगों के ऊपर जुल्म और जबर करेंगे, तो वो फिर एक नई सिचुएशन बन जाएगी।
दूसरी जानिब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश भी है और हर पाकिस्तानी को जो है वो कायद आज़म एक सियासतदान थे और हर पाकिस्तानी को सियासत करने का हक है। अगर उस दिन उससे पाकिस्तानी से सियासत का हक छीन लिया गया तो इसका इंप्रेशन भी बहुत बुरा होगा। तो तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी समझदारी से ये फैसला किया है। अब देखते हैं वो इसके ऊपर कायम रहते हैं या नहीं रह पाते। लेकिन केपी हुकूमत ने एक बार फिर 25 दिसंबर को मीनार पाकिस्तान पर डी चौक शोहदा की दुआया तकरीब का ऐलान करते हुए चैलेंज किया है कि नून लीग भी जलसा कर ले और हम भी उस रोज़ आपके जलसे से ज़्यादा लोग निकलेंगे और साबित करेंगे कि वो इमरान खान के साथ हैं। सुहेल अफरीदी है जी, खैबर पख्तूनख्वा कैबिनेट के मेंबर हैं, रुकन असम्बली है, सूबाई असम्बली। उन्होंने ऐलान किया, उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को 79 लोगों पर गोलियां बरसाई गई, यहाँ इखलाकी इक़दार ख़त्म हो चुके हैं। अच्छा, ये दुआया तकरीबात भी हो रही हैं, शोहदा का दिन भी मनाया जा रहा है, सारा कुछ किया जा रहा है, लेकिन FIR की दरख्वास्त नहीं दी जा रही। 4 बुनियादी चीज़ें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करनी थी, इमरान खान साहब ने कहा था, अभी तक चारों में से एक भी चीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने नहीं की। पहली चीज़, FIR दर्ज करवाई जाए। इमरान खान साहब ने तो नाम भी दिए थे वज़ीर आज़म के और वज़ीर दाखिला के कि इनके नाम शामिल किए जाएँ। अभी तक FIR का कोई मतन सामने नहीं आया। दूसरी चीज़, सुप्रीम कोर्ट से अदालतों से रुजू किया जाए। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। तीसरी चीज़, जो लोग लापता हैं उनके बारे में अदालतों में पटिशन्स दायर की जाए। ऐसा भी अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई में सामने नहीं आया। और चौथी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि CCTV फुटेज को महफूज बनाने के लिए कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया जाए। लेकिन इस हवाले से भी अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ भी नहीं किया। अगर 25 तारीख को खैबर पख्तूनख्वा से वहाँ की हुकूमत ने आना है मीनार पाकिस्तान तक दुआया तकरीब के लिए, तो फिर एक दो चीज़ें याद रखनी पड़ेगी। शदीद धुंध होती है, उन्हें ज़रा एक दिन पहले निकलना पड़ेगा, मैं आज बता रहा हूँ, क्योंकि रस्ते में स्वाबी के मुकाम पे मोटरवे पे बहुत धुंध होती है इन दिनों में। और दूसरा मुकाम जो है वो पिंडी भट्टियाँ से लेकर लाहौर तक, तो कई घंटे लग जाते हैं। लिहाजा टाइमली निकलना पड़ेगा अगर उन्हें 25 तारीख को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे प्रोग्राम करना है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो पहला मुतालबा किया गया है, किसी भी कानूनी फोरम को इस्तेमाल किया गया है डी चौक के शोहदा के हवाले से, तो वो ज़रताज गुल वज़ीर साहिबा ने किया है। फिर एक खातून ने जो है वो अपनी लीडरशिप से ज़्यादा बहादुरी दिखाई है। ज़रताज गुल वज़ीर ने सवालात उठा दिए हैं और अब ये कानूनी फोरम है। इससे पहले कोई कानूनी फोरम इस्तेमाल नहीं किया, बयानात दिए, सोशल मीडिया पे दिए, पाकिस्तान की मीडिया को इंगेज किया, हर किस्म की बातचीत की, इंटरनेशनली मामले को उठाया, डॉक्यूमेंट्रीज इसके ऊपर बनी, लेकिन कानूनी रास्ता अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक भी इख्तियार नहीं किया। अब ज़रताज गुल ने कौमी असम्बली की कायमा कमेटी में सवाल उठाया है और ये कायमा कमेटी बराए दाखिला है और मोहसिन नकवी साहब के हवाले से सवालात उठाए गए हैं। अब ये कानून का हिस्सा है, ये एक लीगल प्रोसीजर का हिस्सा है, वहाँ पे जवाबदेही होगी। उन्होंने कहा कि बताएं 25 और 26 नवंबर को किसके हुक्म पर शहरियों पर सीधी फायरिंग की गई, इस्लामाबाद से 1000 से ज़ायद पश्तूनों को लिसानी बुनियादों पर क्यों गिरफ्तार किया गया। ये जवाबात जो हैं ये मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला से मांगे गए हैं कि हुक्म किसने दिया जनाब फायरिंग करने का। वज़ीर कानून बताएं कि कितने अफराद की अमवात हुई हैं और कितने जख्मी हुए हैं। वज़ीर दाखिला बताएं कि मुतीउल्लाह जान को पिम्स अस्पताल के बाहर से सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करते हुए क्यों गिरफ्तार किया गया। इस्लामाबाद से 1000 से ज़ायद पश्तूनों को लिसानी बुनियादों पर क्यों गिरफ्तार किया गया। फिर उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को उनकी सहाफ़ती जिम्मेदारियां अदा करने पर क्यों धमकाया जा रहा है। मेरे हल्के से शफीक लुंड शहीद हुआ जिसकी लाश नहीं दी जा रही थी। ये सवालनामा वज़ीर दाखिला को दें और उनसे कहें कि इसका जवाब दें। तारिक बदर चौधरी साहब ने कहा जी खाली पश्तून नहीं उठाए जा रहे, हमारे अपने बंदे बहुत उठाए गए इस्लामाबाद से, यानी ताल्लुक वाले बंदे उनके भी हैं। अब देखें इस्लामाबाद के अंदर ये है कि बहुत सारे लोग पहले PMLN के थे या उनके ताल्लुकात अभी भी अच्छे हैं PMLN के लोगों से, लेकिन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायती बन गए, वो लोग भी गिरफ्तार हुए। वो कह रहे हैं जी हमारे भी लोग गिरफ्तार हैं, उनको छुड़ाने के लिए हम कोशिशें कर रहे हैं। अब पुलिस को तो नंबर पूरा करना है, पुलिस को बताया वो जी इतने बंदे आपने पकड़ने हैं और इतने आपने पश्तून पकड़ने हैं, वो डड़ा धड़ पकड़ के बंद करी जा रहे हैं। अब उसमें वो ये भी नहीं देख रहे कि बंदा हम किसका पकड़ रहे हैं। बेशुमार बेगुनाह लोग जो हैं पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं। बहरहाल ये आवाज़ उठाई है ज़रताज गुल वज़ीर साहबा ने, तो पहली कानूनी नुक्ता नज़र से एक लीगल फोरम को इस्तेमाल किया है। इसके अलावा अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई भी लीगल फोरम इस्तेमाल नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा हाउस के ऊपर जो हमला हुआ था, आपको याद होगा जब अली अमीन गंडापुर साहब के साथ अक्टूबर में वाक़या हुआ था, तो उस पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने फैसला किया कि IG इस्लामाबाद समेत 600 पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। बहुत देर से फैसला किया, लगभग 40-45 दिन गुजर गए हैं, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। उसी वक्त जो है वो मुकदमा दर्ज करने के लिए दरख्वास्त जानी चाहिए थी। नाज़रीन, पाकिस्तान में हुकूमत ने एक नया रिकॉर्ड लगा दिया है और ये रिकॉर्ड मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे कि पाकिस्तान अक्टूबर में सबसे कम इंटरनेट रफ्तार वाले मुल्कों में शामिल हो गया। ये स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स जो है उसके ऊपर ये डाटा आया है कि पाकिस्तान को मोबाइल इंटरनेट की रफ्तार में 111 ममालिक में से 100 और ब्रॉडबैंड स्पीड में 158 ममालिक में से 141वें नंबर पर रखा गया है। यानी आप अंदाजा करें कि जो टॉप के मुल्क है ना, जहाँ पे इंटरनेट बहुत ही स्लो है, पाकिस्तान उन मुल्कों का हिस्सा बन गया है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं कि स्पीड जो इंटरनेट की है पाकिस्तान में, वो फ़लस्तीन, भूटान, घाना, इराक, ईरान, लबनान और लीबिया से भी नीचे आ गई है।
اندازہ کریں کہ جنگ زدہ علاقوں میں پاکستان سے بہتر انٹرنیٹ چل رہا ہے، لیکن پاکستان میں اس دور جدید میں انٹرنیٹ کی فیسلٹیز پرووائڈ کرنے میں موجودہ حکومت ناکام ہے۔ عمران خان صاحب کے دور میں بھی انٹرنیٹ چل رہا تھا، لیکن یہ شکایات نہیں آتی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر جب بھی کوئی اہم ایونٹ ہونے لگتا ہے، اور پاکستان میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی اہم معاملہ چلتا ہی رہتا ہے، تو جب بھی حکومت کو لگتا ہے کہ اب ہمارے اوپر تنقید آئے گی، وہ انٹرنیٹ ہی سلو کر دیتے ہیں، بعض اوقات انٹرنیٹ بند ہی کر دیتے ہیں، بعض اوقات کو فائر والز قسم کی چیزیں ایکٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ اب ان چیزوں نے پاکستان کو نقصان کتنا پہنچایا؟ ایک تو پاکستان کے شہریوں کو نقصان، پاکستان کی امیج کو نقصان۔ دوسری چیز جو ہو رہی ہے، ابھی جو ماہرین نے ایک ڈیٹا دیا ہے، اس ڈیٹا کے مطابق یہ جو سلو انٹرنیٹ ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کے جو فری لانسرز ہیں، ان کو جو کام ملتا ہے بیرونی دنیا سے، مغربی ممالک سے، اس میں 70% کی کمی ہونے والی ہے یا ہو گئی ہے۔ اچھا، یہ جو سارا کام ہے، یہ بزنس ہے، یہ ٹرانسفر ہو کر چلا جائے گا، جس کے امکانات کا اظہار کیا جا رہا ہے بنگلہ دیش یا بھارت کو۔ یعنی جو تھوڑے بہت پیسے پاکستان میں زر مبادلہ آئی ٹی کے شعبے کے اندر پاکستانی لے کر آ رہے تھے، یا ہمارے نوجوان اپنے طور پہ زور لگا کے پاکستان کو اٹھا رہے تھے، گورنمنٹ کی تو پالیسی بھی کوئی نہیں ہے، گورنمنٹ کی جانب سے تو سپورٹ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب اگر آئی ٹی کی انڈسٹری کو اپنے زور بازو پہ نوجوان اٹھا رہے تھے اور کوشش کر رہے تھے، تو بجائے اس کے کہ اس کو سہولت دی جاتی، ان کا انٹرنیٹ ہی بند کر دیا، جو ان کا بیسک ٹول ہے۔ اب اس کے نتیجے میں ہمارا 70% انٹرنیٹ پاکستان کا جو کام ہمیں مل رہا تھا انٹرنیٹ کی وجہ سے، یا نوجوانوں کی ایکسپرٹیز کی وجہ سے، آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو گئی، ویب ڈیولپمنٹ ہو گئی، ویب ڈیزائننگ ہو گئی، اور بہت ساری چیزیں جو وہ کر رہے تھے، وہ جو سارا کام پاکستانیوں سے چھنا، لگ بھگ 70% کا نقصان ہوا، 30% رہ گیا۔ وہ 70% جائے گا کہاں؟ اگر پاکستان کے اندر یہ انٹرنیٹ بحال نہیں ہوتا تو وہ انڈیا جائے گا یا بنگلہ دیش جائے گا، ہمارے کلائنٹس وہاں چلے جائیں گے، ہمارے نوجوان جو ہیں ان کی آمدن میں کمی ہو جائے گی، اور اس کا الٹیمیٹ نقصان جو ہے وہ پاکستان کو بھی ہوگا۔ ایک اور ناظرین، چیف جسٹس آف پاکستان نے دعویٰ کیا، اور انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ پورے ملک کی عدلیہ کا وقار مجروح نہیں ہونے دیں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اور فیصلہ کیا کہ وہ انصاف کی فراہمی کے لیے ملک کے دور دراز علاقوں میں سفر کریں گے۔ تو میں دیکھیں، عدلیہ کا وقار تو مجروح ہو چکا ہے پاکستان میں۔ آپ کسی بھی آدمی کے سامنے مائک کر کے آپ پوچھیں عدلیہ کے وقار کے بارے میں، تو وہ آپ کو بتائے گا کہ عدلیہ کا وقار اس وقت کیا ہے۔ اب تو جو وقار مجروح ہو چکا ہے، اس کو واپس بحال کرنے کی ضرورت ہے، جو نہیں ہو پا رہا۔ اگر چیف جسٹس آف پاکستان نے نکلنے کا فیصلہ کیا ہے، تو پھر بلوچستان جائیں، لاپتہ افراد کے لواحقین سے ملیں اور انصاف دیں، اس سے آپ کی عدلیہ کا وقار جو ہے وہ بحال ہو جائے گا۔ ڈی چوک میں شہید ہونے والوں کے لواحقین سے ملیں، انہیں پوسٹ مارٹم کی رپورٹیں تک نہیں ملی، ان کو انصاف دیں۔ قرب ایجنسی میں جائیں، وہاں جا کر دیکھیں کہ کون سی ناانصافیاں اور ظلم وہاں پہ ہوا ہے، ان کو انصاف دیں۔ اندرون سندھ میں زمینوں پر قبضے جا کے چھڑائیں، کچے کے علاقے میں جا کر دیکھیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے۔ ایرانی تیل کی اسمگلنگ جا کے پکڑیں، بلوچستان کے علاقوں سے جائیں اور دیکھیں کس طرح پورے خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے بہت ساری جو بارڈر بیلٹ ہے، وہاں پہ اب افیون کی پیداوار ہو رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ افغانستان کے اندر جب سے طالبان رجیم آیا ہے، انہوں نے سختی کی، وہاں پہ انہوں نے پوسٹ کی، افیون کی پیداوار بند کر دی۔ اب وہاں پہ وہ پیداوار نہیں ہو رہی، انہوں نے پہلے بھی بند کی تھی، اب پھر بند کر دی۔ تو یہاں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شفٹ ہوئے ہیں اور جو یہ کام کرنے کے لیے ڈیلی آتے ہیں اور واپس بھی جاتے ہیں، تو یہاں پہ افیم کی پیداوار شروع ہو چکی ہے۔ میں ذمہ داری سے آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر کوئی چیلنج کرے گا تو میں ثبوت بھی دکھا دوں گا، میں دکھا دوں گا بارڈر بیلٹ کے ساتھ ساتھ کتنے کھیت لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہزاروں ایکڑ ہے، کوئی ایک دو ایکڑ نہیں ہے۔ پھر اسلام آباد سے جو لاپتہ ہو گئے لوگ، ان کے بارے میں انصاف دینا چاہیے پہلے چیف جسٹس کو، اور اگر انصاف دینا ہی ہے، عدلیہ کا وقار مجروح ہونے سے بچانا ہے، تو پاکستان کے کروڑوں لوگوں نے جو ووٹ ڈالے تھے اور ان کا جو مینڈیٹ چوری ہوا تھا، انہیں ان کا مینڈیٹ واپس لوٹا دیں۔ عدلیہ کا اس سے بڑا پروقار کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ لیکن یہ ساری چیزیں کرے گا کون؟ ابھی تک تو عدلیہ کا ایسا کوئی موڈ لگتا نہیں ہے، نہ لگتا ہے کہ ایسا کچھ کیا جائے گا۔ بہرحال پاکستان میں جس کی لاٹھی اس کی بھینس، آج بھی طاقت کی حکمرانی ہے، سارے زور لگا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کا کہنا ہے کہ وہ یہ تحریک چلائیں گے سول نافرمانی کی۔ بڑا سوال جو اس وقت تمام جانب سے اٹھایا جا رہا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف اس میں کامیاب ہو سکتی ہے؟ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کی کچھ ایسی قیادت ہے جس نے اب سخت بیانات دینا شروع کیے ہیں، حالانکہ قانونی کارروائی ابھی تک پاکستان تحریک انصاف نے شروع نہیں کی۔ جو سخت بیانات ہیں ان میں ایک اسد کیسر صاحب کا ہے، انہوں نے کہا گرفتار کارکنوں کو سیاہ ٹوپیاں پہنائیں جیسے ہم دہشت گرد ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہو ہم آئین اور پاکستان کے وفادار ہیں، تم گولی چلاتے ہو اور تمہیں یہ شرم نہیں آتی؟ یہ گولی ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے آئی ہے، ہمیں دیوار سے لگا رہے ہو اور مطالبہ کرتے ہو، تمہاری لائن یہ ہے۔ یہ جناب اسد کیسر صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے۔ شیخ وقاص اکرم صاحب نے کہا کہ شہید کی کلخانی کے دوران چھاپا مارا جاتا ہے اور شہید کے ورثہ پر FIR درج کر دی جاتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا تم پاکستانی نہیں ہو؟ کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ کیا تمہارے احساسات نہیں ہیں؟ کیا تمہارے جذبات نہیں ہیں؟ اور عمر ایوب صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا اس کے مطابق ہمارے 12 معصوم لوگ شہید ہوئے ہیں، اب تک جو ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے، اور 200 سے زائد لاپتہ ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ جو سیل قائم کیا ہے اس پر مزید بھی ڈیٹا اور انفارمیشن آ رہی ہے جو پاکستان تحریک انصاف آنے والے دنوں میں شیئر کرے گی۔ امپورٹنٹ یہ ہے کہ تحریک انصاف اپنا مقدمہ کیسے کروائے گی۔ مقدمہ کروانے کے لیے ضروری ہے کہ کم سے کم ایک تحریر موجود ہو جس کی بنیاد پہ وہ کہیں جی ہم نے یہ مقدمہ درج کروانا ہے۔ ابھی تک کوئی تحریر ہی موجود نہیں ہے۔ CCTV فوٹیج میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، آج 2 ہفتے ہو گئے ہیں، پاکستان تحریک انصاف نے CCTV فوٹیج جو اسلام آباد کی ہے اس کو محفوظ بنانے کے لیے کسی قسم کی کوئی درخواست نہیں دی، کسی قسم کی کوئی کارروائی شروع نہیں کی۔
اور یہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کا کام تھا جو لوگ اسلام آباد میں موجود ہیں.